हेलो एवरीवन। मैं अमन स्वागत करता हूं आप सभी का पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपना आज लास्ट लैब बचा हुआ है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। बड़ा सा लेक्चर हो सकता है क्योंकि बड़ा टॉपिक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इसमें और अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अच्छे खासे यहाँ से अराइव होते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में ए टू जेड अच्छे से ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखो, जब भी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हो तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री यानी रसायन, जिसके अंदर हम रसायन विज्ञान, जिसके अंदर ऐसी बायोलॉजी जिसके अंदर रसायन विज्ञानों का भी हम अध्ययन करें। रसायन विज्ञान में क्या आते हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड हो गया, ये सब क्या है? ये सब है तो केमिस्ट्री के सब्सटेंस, लेकिन पढ़े किस में जाते हैं? बायोलॉजी के अंदर। तो ये सिंपल सी बात हो गई। उसके क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट, उसके अंदर हम देखते हैं शुगर और उसके मेटाबॉलिज्म से क्या क्या प्रोडक्ट्स प्राप्त हो सकते हैं, उनको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब और हाइड्रेट्स। ठीक है, यानी देखो इसेंशियल इसमें क्या होते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स के आगे स्टेप्स देखेंगे कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप के होते हैं। अभी पहले शुरुआत करते हैं मोनोसैकेराइड से। मोनोसैकेराइड, देखो इसमें हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो अक्सर हमारे एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि बहुत डिटेल में एक लेक्चर के अंदर पूरा खत्म किया जा सके। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मिल जाएगा आपको। बात करें हम इसेंशियल मोनोसेक्राइड से, कौन कौन से मोनोसेक्राइड जो इसेंशियल है, जो ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। याद कैसे रखोगे? ट्रिक है GFG रैक्स। ठीक है, GFG रैक्स यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, आर्बिनोज और जाइलोज। ये हमारे इसेंशियल मोनोसेक्राइड है, याद रखना मोनोसेक्राइड। ठीक है, कौन कौन से? GFG रैक्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, आर्बिनोज और जाइलोज। ये सिंपल सी बात हो गई। अब बात करें हम ग्लाइकोलिसिस की, तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? 10 स्टेप में कंप्लीट होता है। याद कैसे रखोगे? हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लोमेरस पिक्चर एवरी प्लेस। ठीक है, हाई प्रोफाइल पीपल एक्ट टू ग्लैमरस पिक्चर एवरी प्लेस, यानी हेक्सोकाइनेस पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फास्फोग्लूको एसोमेरेज, इसके अलावा फास्फो फ्रक्टोकाइनेज, देन एल्डोलेज, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज, ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। सातवें नंबर पे आता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देन आता है एंजाइम यानी म्यूटेज। फिर आता है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। देन आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये तो 10 स्टेप हो गए इसके आपके ग्लाइकोलिसिस साइकिल के 10 स्टेप हो गए। इसके अलावा हम देखो, एक चीज़ और याद रखना, जो उसमें कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स क्या क्या आते हैं, ये अक्सर एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप के होते हैं मेनली, एक मोनोसेकेराइड, एक डायसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा एक और बात करते हैं ओलिगोसेकेराइड की, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन नहीं चीज़ को क्वेश्चन यहीं से अराइव होते हैं, मोनो से, डाई से या पॉली से। ठीक है, मोनोसेकेराइड के अंदर क्या क्या आते हैं? मोनोसेकेराइड है क्या, पहले तो ये समझो। ट्रिक कैसे याद रखोगे? मोनो में एक, डाई में दो, पॉली में कई। ये सिंपल सी बात हो गई। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पॉली मतलब कई सारे। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड यानी जो एक अणु से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज। ठीक है, अब डाई मतलब दो अणुओं से मिलकर बनेंगे, जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम जोड़ दें तो उसको हम बोल सकते हैं सुक्रोज, यानी वो डाइसेकेराइड, यानी दो मोनोसेकेराइड को जोड़कर बना एक डाइसेकेराइड। ऐसे बना लैक्टोज। लैक्टोज किससे बना? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना लैक्टोज। ये सिंपल सी बात हो गई। और माल्टोज कैसे बना? माल्टोज बना दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को जोड़कर। तो हम बात करें, अगर दो मोनोसेकेराइड को अगर हम जोड़ दें तो बन जाएगा डाइसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड, इसके अंदर दो से भी अधिक अगर अणु आ जाए तो उनको हम बोल सकते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज ये एग्जाम्पल्स हैं पॉलीसेकेराइड के। तो एग्जाम्पल्स भैया याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं कि पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल निम्न में से कौन सा नहीं है, या पूछ दिया डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल कौन सा है निम्न में से। तो एग्जाम्पल आपको रटे हुए होने चाहिए। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस, जो भी हमने 10 स्टेप देखी ग्लाइकोलिसिस की, वो क्या है? वो एटीपी उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी एटीपी प्राप्त होता है। ये सिंपल सी बात हो गई। ट्रिक हमने देख ही ली, 10 स्टेप। पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, ये क्वेश्चन अक्सर आता जाता है, तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? पायरुवेट है। ये सिंपल सी बात हो गई। आगे हम बात करें प्रोटीन और एंजाइम्स की, यानी प्रोटीन और एंजाइम। अब देखो, इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड कौन कौन से इसेंशियल्स हैं बॉडी के लिए, ज़रूरी कौन कौन से हैं? तो ये सबसे पहली बात, इसका ट्रिक याद रखना, PVT
टिम हाल, ठीक है, पीवीटी यानी प्राइवेट टिम हाल, ये सिंपल से याद रख लेना। पीवीटी से क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन, वैलिन, टी से थ्रियोनिन, ये सिंपल सी बात हो गई। फिर ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन और ल्यूसिन, ये एग्जाम्पल्स हो गए अमीनो एसिड के। एग्जाम्पल तो सीधे सीधे आते हैं कि कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है, कौन सा नहीं है। तो पीवीटी टीम हाल से आप याद रख लेना इसेंशियल अमीनो एसिड, ये हमने देख लिया। अब अगर हम बात करें एंजाइम की, एंजाइम के एग्जाम्पल्स कैसे याद होंगे आपको, क्लासिफिकेशंस कैसे याद होंगे, तो इसका है ओट हिल यानी ओवर द हिल, ये सिंपल सी बात, ये सिंपल सी निमोनिक याद कर लोगे आप। ऑक्सी रिडक्टेज, ट्रांसफेरेजेज, हाइड्रोलेजेज, लाइगेजेज, आइसोमेरेजेज और लाइगेजेज, ये सिंपल सी बात हो गई। ये एंजाइम के क्लासिफिकेशंस हैं। इसके अलावा हम बात करें लिपिड की, लिपिड कैसे याद रखोगे, पहली बात करें हम टाइप की लिपिड के, तो लिपिड मेनली सैचुरेटेड फैटी एसिड के फॉर्म में होते हैं, जिनके एग्जांपल हैं बटर और घी। बटर और घी बात किया जाए तो कौन से फैटी एसिड है, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसके अलावा हम बात करें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, मूंगफली का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब बात करें इसेंशियल फैटी एसिड की, जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक हैं, जो इसेंशियल्स होता है, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया या ओमेगा 6 फैटी एसिड हो गया, ठीक है, ये सिंपल सी बात। बोलोगे सर जी याद कैसे रखें, इसका भी ट्रिक है। बटर सॉलिड है तो सॉलिड फॉर सैचुरेटेड यानी सॉलिड एस फॉर सैचुरेटेड। तेल लिक्विड है, लिक्विड फॉर अनसैचुरेटेड। तेल क्या क्या है, मूंगफली का तेल, जैतून का तेल, तो तेल हो गया लिक्विड यानी अनसैचुरेटेड, ये सिंपल सी बात हो गई। अब फैटी एसिड के टाइप की निमोनिक कैसे याद रखोगे, सम पीपल लाइक माई टीनी डॉग यानी सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, लिनोलेनिक, मोनोसैचुरेटेड, ट्राइग्लिसराइड और डीएचए, ये कुछ फैटी एसिड के टाइप्स हो गए। अब कीटोन बॉडी की बात करें तो कीटोन बॉडीज कैसे याद रखोगे, एसी बेटा, ये सिंपल सी बात। एसी बेटा यानी एसीटो एसीटेट, एसीटोन और बेटा फॉर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये सिंपल सी बात हो गई कीटोन बॉडीज़ के। आगे हम बात करें विटामिन एंड मिनरल्स, यहाँ से तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, विटामिन के तो पूछा ही जाता है। सबसे पहला बात याद करते हैं तो हम विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल यानी जो जल में घुलनशील हो, दूसरे तरीके की हम बात करें तो होते हैं फैट सॉल्युबल यानी जो वसा में घुलनशील हो। तो जल में घुलनशील कैसे याद रखोगे सर जी, और वसा में घुलनशील कैसे याद रखोगे, सिंपल सी बात है, पहले याद कर लो फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल यानी एडीई के स्टोर, एडीई के स्टोर, ये सिंपल सी बात हो गई। तो फैट सॉल्युबल आपको याद हो गया, ए फॉर ए विटामिन ए, डी फॉर विटामिन डी, ई फॉर विटामिन ई, के फॉर विटामिन के, ये सिंपल सी बात हो गई फैट सॉल्युबल की। बचा कौन कौन सा, बी बचा एंड सी बचा, ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल बी एंड सी, देन फैट सॉल्युबल ए डी ई के, ये सिंपल सी बात हो गई। अब देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स कितने हुए, बी कॉम्प्लेक्स B12 होते हैं, 12 विटामिन होते हैं बी में, तो सिंपल सी बात हो गई। इसमें कौन कौन से आते हैं, B1 को बोलते हैं थियामिन, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, B3 को बोलते हैं नियासिन, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन, B7 को बोलते हैं बायोटिन, B9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड और B12 को बोलते हैं साइनोकोबालामिन या कोबालामिन, जिसको B12 से जानते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथॉर्मोन या विटामिन सी इसको बोलते हैं, ये सिंपल सी बात हो गई। आगे देखते हैं डीएनए आरएनए, अभी विटामिन और आगे हम चार्ट में देखेंगे डिटेल में, अभी बस बेसिक नॉलेज ले लो। आगे हम बात करें डीएनए आरएनए की, तो कैसे याद रखोगे सर जी, डीएनए वर्सेस आरएनए, ट्रिक कैसे याद रखोगे, डीओ की बोतल में डीएनए और थियामिन आरएनए में यूरेसिल, ये सिंपल सी बात हो गई। यानी ट्रिक कैसे याद रखा, डीओ की बोतल में थियामिन यानी डीएनए, डीओ की बोतल कैसे याद रखा, डीएनए में थियामिन, तो सिंपल सी बात हो गई कि जो डीएनए में होगा उसमें होगा थायामिन और आरएनए में यूरेसिल, ये सिंपल से डिफरेंस याद हो गई, तो आपको डीएनए आरएनए में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या है, तो पहली बात तो ये नाइट्रोजन बेसिस है, नाइट्रोजन बेसिस यानी नाइट्रोजनी क्षार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो आपने क्या याद रखा, डीओ की बोतल में डीएनए यानी डीओ की बोतल जिसको हम डीएनए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें थियामिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। क्या क्या होता है देखो, ATGC यानी एडेनिन, थायमिन, ग्वाइनोसिन और साइटोसिन, ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई, ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सिंपल सी बात होगी। अब बात कर रहे हैं हम डीएनए में थियामिन, तो जो थियामिन होगा
तो ये सिंपल सा फार्मूला हो गया, ये डीएनए के लिए है। अब आरएनए में क्या होता है, यहाँ पर थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, तो AUGC ये फार्मूला आ जाएगा किसके लिए, आरएनए के लिए, यानी एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ये आ जाएगा आपके आरएनए के लिए। ये सिंपल सी बात हो गई समझने की, याद करने की। अब देखो और भी ट्रिक हो सकते हैं इसके, जैसे प्योर एज गोल्ड कट द पाई। प्योर मतलब एजी कौन होते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, और पिरामिडिन्स पाई यानी पिरामिडिन्स की बात करें तो CUT पिरामिडिन्स होते हैं, यानी एडेनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स क्षार हैं। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है भाई, सीधा सीधा कि कौन सा प्यूरिन बेस है, कौन सा पिरामिडिन बेस है, यानी प्योर एज गोल्ड। प्योर एज गोल्ड मतलब प्यूरिन जो हो गए ए और जी हो गए, गोल्ड का कैसे डिटर्मिनेट करते हैं, एजी से डिटर्मिनेट करते हैं, तो प्योर यानी प्यूरिन एजी, एडेनिन और ग्वानिन हो गए गोल्ड। गोल्ड को कैसे डिटर्मिनेट करते हैं, एजी से डिटर्मिनेट करते हैं। और कट द पाई, कट यानी CUT साइटोसिन, यूरेसिल और थियामिन क्या हो गए, पाई यानी पिरामिडिन बेस हो गए। ये सिंपल सी बात, डीएनए और आरएनए में अब कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बढ़े। ओके, आगे देखते हैं ब्लड बफर सिस्टम और पीएच बैलेंस। यानी सिंपल सी बात, इसमें हम देखेंगे कि अपने ब्लड का पीएच कितना होता है, ब्लड में क्या क्या बफर कंपोनेंट्स होते हैं, ये इसमें बात करते हैं। ट्रिक क्या है, बीबीसी यानी कंपोनेंट्स की बात करें तो बाइकार्बोनेट होता है, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं और कार्बोनिक एसिड्स होते हैं। पीएच कितनी होती है, इसकी रेंज होती है 7.35 से लेके 7.45। ये सिंपल सी बात हो गई ब्लड की, ये बात हो गई ब्लड के पीएच की, ठीक है। यानी ट्रिक कैसे याद रखोगे, 7 से 11 स्टोर में कोला और कार्बोनेट मिलता है। कोला कैसे, CO2 और बाइकार्बोनेट HCO3 मिलता है, ये सिंपल सी बात हो गई। अब आगे हम बात करें लैब टेस्ट और सामान्य मान की, जो कि ब्लड शुगर के लिए पहले देखते हैं कौन कौन से टेस्ट लगते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है। जैसे सबसे पहला आता है फास्ट में 100 और फूड में 140, यानी जब शुगर हम खाली पेट टेस्ट करें तो उसमें 100 रेंज होता है, फूड यानी खाने के बाद टेस्ट करें तो उसकी रेंज 140 होती है। अब बात करें फास्टिंग ग्लूकोज की, जो हमने ट्रिक देखी, और उसके हिसाब से अगर हम याद करने की कोशिश करें तो फास्टिंग ग्लूकोज की बात करें तो लेस देन 100 mg/dl, और पोस्ट पेरेंडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद जो चेक करते हैं, ये भी कई बार आ जाता है कि पोस्ट पेरेंडियल कितने देर बाद होता है टेस्ट, तो 2 आवर के बाद, ये सिंपल सी बात हो गई। पोस्ट पेरेंडियल की बात करें यानी खाने के 2 घंटे बाद, तो लेस देन 140 mg/dl मान होना चाहिए ब्लड में ग्लूकोज के लेवल का, ये सिंपल सी बात हो गई। आगे हम बात करें LFT लीवर फंक्शन टेस्ट की, इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं, सबसे पहले तो एक एग्जाम में आता है। ट्रिक कैसे याद रखें, लीवर से ALP, ALT, AST, ये सिंपल सी बात हो गई। ALP मानी एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ALT का फुल फॉर्म एलेनिन एमिनो ट्रांसफेरेज, AST का फुल फॉर्म एस्पार्टेट एमिनो ट्रांसफेरेज। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इसके फुल फॉर्म बताओ और इनमें से कौन सा टेस्ट लीवर में नहीं होता। तो यहाँ मान के चलो आपसे यूरिया दे दिया, सीरम यूरिया या सीरम क्रेटिनिन दे दिया, ठीक है। बाकी आपको ये तीनों एग्जाम्पल दे रखा हो तो आप क्रेटिनिन आंसर लगाओ कि लीवर टेस्ट में नहीं परफॉर्म होता है, वो KFT में परफॉर्म होता है, ये सिंपल सी बात। आगे आगे लगे हाथ किडनी का भी देख लें, यानी KFT से बन और क्रेटिनिन, ठीक है। मेन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनिन, इसके अलावा यूरिक एसिड, इसके अलावा ये ब्लड यूरिया भी चेक किया जाता है KFT में, ये सिंपल सी बात हो गई। अब हम देखते हैं विटामिन डिटेल्स में। विटामिन के प्रकार देखो, 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल जिसको हमने देखा ADE, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C, ये सिंपल सी बात हो गई। ट्रिक कैसे याद रखा, आज दिन इंजॉय करो यानी ADE, आज दिन इंजॉय करो, ये हो गया फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कैसे याद रखोगे, BC पानी में घुल जाते हैं, यानी B और C जल में घुलनशील होते हैं, ये सिंपल सी बात हो गई। अब यहाँ पर हम उनको डिटेल में बहुत ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। बात करें विटामिन ए से, ठीक है। पहली बात तो ये क्या है, फैट सॉल्युबल है कि वाटर सॉल्युबल है, तो फैट सॉल्युबल है सर जी। दूसरा चीज़, इसका रासायनिक नाम यानी केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से क्या रोग हो सकता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं या रतौंधी बोलते हैं। याद कैसे करोगे सर जी, A फॉर आँखों की रोशनी, विटामिन A फॉर आँखों की रोशनी, यानी इससे नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी होती है, याद हो गया। विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात करें तो विटामिन B1 फॉर रासायनिक नेम थायमीन, इससे क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और कैसे याद रखोगे, B1 फॉर B1 और B फॉर बेरी बेरी, याद हो गया। B2 की बात करें तो राइबोफ्लेविन बोलते हैं।
छिले हुए ओठ हो जाते हैं इससे, जिसको बोलते हैं चिलेटाइटिस। इसको हमने चीले इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसकी इंग्लिश होती है किलाइटिस, उससे आप याद रख लेना। और विटामिन B2 यानी दो होंठ, आपके पास कितने ओठ हैं, एक अपर लिप्स एक लोअर लिप्स, यानी दो ओठ यानी दोनों करेक्ट। ये सिंपल सी बात होगी विटामिन B12 B2 की। विटामिन 3 की बात करें, B3 को बोलते हैं हम नियासिन। नियासिन से कौन सी डिजीज होती है, पेलाग्रा डिजीज होती है। याद कैसे रखोगे, 3D यानी विटामिन 3 का B3 से हमने 3 उठाया और 3D इसकी ट्रिक बना ली। 3D यानी डायरिया, डर्मिटाइटिस या डिमेंशिया। ये सिंपल सी बात होगी विटामिन B3 की। विटामिन B5 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। इससे क्या होता है, थकान सिर दर्द होता है इसकी कमी से। B5 यानी 5 कितनी हाथ में उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं हाथ में। उंगलियां काम की ऊर्जा, ये सिंपल सी बात करें। उंगलियों से क्या करते हैं, हम काम करते हैं। काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी, विटामिन B5 से मिलेगी। एनर्जी कम मिलेगी तो हमें थकान और सिर दर्द होगा। ये सिंपल सी बात याद हो गई। विटामिन B6 की बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है, न्यूरोपैथी होता है। B6 यानी एस फॉर सीजर, एस फॉर झटके, ये सिंपल सी बात हो गई। B7 को हम बोलते हैं बायोटिन। अब देखो बायोटिन तो घर घर में आदमी को पता होता है कि हमें बाल की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम बायोटिन इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। बायोटिन किससे रिलेटेड, बाल झड़ना या त्वचा रोग से। B7 = 7 बाल हेयर लॉस, ये सिंपल सी बात हो गई। विटामिन B9 की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड। यानी फॉलिक एसिड से हमसे सुनते ही क्या आया, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में किसकी कमी हो रही थी, विटामिन फॉलिक एसिड की कमी हो रही थी। यानी B9 = 9, 9 महीने गर्भावस्था। अब जो फीमेल लेडी होती है उसको फॉलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे याद रख लेना, 9 महीने गर्भ यानी जो 9 महीने पेट में बच्चा होता है उसको बोलते हैं हम गर्भावस्था। उसके लिए ज़रूरी है विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड। उसकी कमी से होती है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 50 चक्कर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका होगा। विटामिन B12, इसको हम बोलते हैं कोबालामिन। साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन या कोबालामिन बोल लो। इसकी कमी से परनीसियस एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट। सर जी परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन B12 की कमी से होती है। B फॉर ब्लड लॉस, ये सिंपल सी बात हो गई। विटामिन C की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे होता है स्कर्वी यानी सी फॉर कोलेजन की कमी हो जाती है तो स्कर्वी होता है। और ये किसका लक्षण है, विटामिन C का, साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D की बात करें तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन D का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल। रिटेक्स, इससे होता है रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया। सिंपल सी बात, विटामिन D की कमी होगी तो आपके हड्डी कमज़ोर होंगे। और कैसे मिलेगा सर जी, D फॉर धूप, यानी धूप के लिए हमें विटामिन D मिल जाता है। ई की बात करें तो टोकोफेरॉल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है। ई फॉर एनर्जी, यानी एनर्जी के लिए हमें विटामिन ई चाहिए। के की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फिलोक्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। इसमें क्या होता है, ब्लड का सही ना जमना। अब हम बात करें, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि हमारे रक्त का थक्का बनने में कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है, तो विटामिन के की जरूरत पड़ती है। अब विटामिन के = कोएगुलेशन, ठीक है, यानी खून का सही से नहीं जमना। ये सिंपल सी बात है विटामिन के की। ये तो याद हो गया सर जी, हमने सारे विटामिन देख लिए, एक चार्ट के अंदर अच्छे से याद कर लिए। अब उसके बाद हम बात करें अगर विटामिन सोर्स की, कौन कौन से प्रमुख सोर्स होते हैं उनको कैसे याद रखेंगे। विटामिन गाजर और हरी सब्जियां। विटामिन ए फॉर आंखों के लिए गाजर, ये सिंपल सी बात हो गई। विटामिन B1 यानी अनाज और दाल से प्राप्त होता है। B1 = ब्रेड मतलब अनाज, या हो गया दाल। B2 दूध और अंडे से मिलता है। B2 = दूध बेस्ट। B3 मूंग, मछली या मूंगफली में मिलेगा। B3 = नट्स। B6 की बात करें केला और आलू। B6 = बनाना। B12 की बात करें तो अंडा, मांस या दूध से मिलेगा। B12 = नॉन वेज में ज़्यादा। विटामिन C की बात करें तो नींबू, संतरा। C फॉर सिट्रस फूड यानी खट्टे फलों में मिलेगा विटामिन C। D की बात करें तो सूरज की रोशनी या दूध। D फॉर डे लाइट यानी सन। E की बात करें हम, यानी बादाम, अखरोट से हमें मिलता है। E मतलब एनर्जी या नट से मिल सकता है हमें। केफ की बात करें तो पालक या पत्तेदार सब्जियों से मिल सकता है। केफ और करेला हो गया, केले हो गया। ये सिंपल सी बात होगी विटामिन के की। इसकी कमी से होने वाले रोग कैसे याद रखोगे, ABCDE यानी 5 विटामिन के रोग कैसे याद रखोगे। ए फॉर आँख की बीमारी, यानी रात में दिखना मुश्किल। B1 से बेरी यानी नसों की कमजोरी। B2 से ब्रोकन लिव, जिसको बोला था हमने किलाइटिस।
B3 यानी 3D डिजीज, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस या डर्मेसिया हो जाता है। B12 की बात करें तो ब्लड की बीमारी, परनीसियस एनीमिया। C फॉर छोटी हड्डियाँ यानी स्कर्वी। D की बात करें तो धूप की कमी से रिकेट्स हो जाता है। E की बात करें तो एनर्जी की कमी से मसल वीकनेस आती है। और K फॉर कैस्केड यानी खून नहीं जमता तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होंगे। ये सिंपल सी बात हो गई। आगे हम बात करें विटामिन से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स, यानी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा टेस्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B12। अब देखो, जो भी महिला प्रेग्नेंट होगी तो उसमें डॉक्टर विटामिन B12 कराने की सलाह देता है ताकि एनीमिया के लक्षण कम से कम हो। तो सबसे ज़्यादा कौन सा टेस्ट किया जाएगा? विटामिन B12। सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस विटामिन का होता है? स्टोरेज की बात करें तो विटामिन B12 कहाँ स्टोर होता है? लिवर में स्टोर होता है। सबसे अधिक टॉक्सिक विटामिन की बात करें, सबसे जहरीला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन A और D टॉक्सिक होते हैं। गर्भावस्था में आवश्यक विटामिन फॉलिक एसिड और B12, ये सिंपल सी बात हो गई, यानी B9 और B12 हमें प्रेगनेंसी में आवश्यक होते हैं। विटामिन जो शरीर में बनते हैं, विटामिन D हो गया धूप से, विटामिन K हो गया आंतों में बैक्टीरिया से, या B3 बोलें तो ट्रिप्टोफैन से बन जाएगा। ये देख लिया। अब हम इसको क्विक रिवीजन कर लें एक बार। तो फैट सॉल्युबल देखा था हमने ADE आज दिन एंजॉय करो, ये सिंपल सी बात होगी। वाटर सॉल्युबल हमने देखा था B और C, BC पानी में घुल जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स के सीक्वल्स की बात करें तो द रियल नट प्लेड पियानो ब्यूटीफुली फॉर कॉलेज, ये सिंपल सी बात हो गई। यानी बी कॉम्प्लेक्स में B1 थायामीन, द फॉर हो गया थायामीन, R फॉर रियल यानी राइबोफ्लेविन, B12, नर्ड फॉर नियासिन, B3, प्लेस फॉर पेंटोथोनिक एसिड, B5, पियानो फॉर पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6, ब्यूटीफुली का बायोटिन, विटामिन B7, फॉर फॉलिक एसिड, विटामिन B9, और कॉलेज फॉर विटामिन C, विटामिन C, B12 यानी कोबालामिन यानी विटामिन B12। ये सिंपल सी बात होगी। अब बोलोगे सर जी इससे भी इजी कोई विटामिन पढ़ा सकता है क्या? एक एक चीज़ें कोई ट्रिक दे दी, बस सर एक दो बार इसको रिवीजन कर लेना, आपको अच्छे से विटामिन कभी नहीं भूलोगे। विटामिन की कमी से रोग यानी ABCD की बीमारी, यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, सिंपल सी बात हो गई। अब यूरिन एग्जामिनेशन की हम बात करें तो यूरिन में क्या क्या होता है, ये तो विटामिन हमने खत्म कर दिया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं यूरिन एग्जामिनेशन, ये सिंपल सी बात हो गई। यूरिन एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखते हैं? पहले नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें, अगर हम यूरिन में क्या क्या मिलता है। अगर हम नॉर्मली, अगर एक हेल्दी वूमन हो या वुमेन हो, उसके यूरिन में हमें क्या क्या नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या क्या सामान्य घटक देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम बात करें तो यू कैन बी प्रेटी नॉर्मल, ये सिंपल सी बात। यानी यूरिया 2%, क्रेटिनिन 0.1%, बिलरुबिन काफ़ी ट्रेस अमाउंट में, फॉस्फेट वेरिएबल होता है, और नाइट्रोजनस वेस्ट। ये इतनी चीज़ें हमको यूरिन में नॉर्मली दिखाई देंगी अगर हम किसी बिना बीमारी के देखें तो। अब एब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अगर ये GPS या KLPD, GPS KLPD अगर आपकी यूरिन में दिख रहा है तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है, ये एब नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स हो गया। जैसे ग्लूकोज हो गया, कब दिखेगा? डायबिटीज़ में दिखेगा। प्रोटीन हो गया, कब दिखेगा? किडनी डिजीज में दिखेगा। शुगर डायबिटीज़ में दिखेगा। कीटोन बॉडीज़ डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस में दिखेगा। ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs UTI में दिखेगा। पस सेल्स की बात करें तो इन्फेक्शंस में दिखेंगे। ड्रग्स की बात करें तो ड्रग एब्यूज़ में दिखाई देगा। ये सिंपल से एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए GPS KLPD के। तो ये हम बात करें यहाँ पे यूरिन की। अब बात करें यूरिन की केमिकल एग्जामिनेशन की। अब केमिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, बहुत बार है एग्जाम में। केमिकल ट्रिक्स कैसे याद रखोगे? कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं? सिंपल सी बात, SPKBB यानी शुगर, प्रोटीन, कीटोन, ब्लड, बिलरुबिन, ये केमिकल हो गए यूरिन में पाए जाने वाले। S फॉर शुगर, P फॉर प्रोटीन, K फॉर कीटोन बॉडीज, B फॉर ब्लड, और B फॉर बिलरुबिन। ये हो गया कि यूरिन में कौन कौन से केमिकल्स की हम जांच करते हैं। यानी ग्लूकोज की जांच करेंगे, प्रोटीन की जांच करेंगे, कीटोन बॉडीज हो गए, या ब्लड आ रहा है तो उसकी जांच करेंगे, बिलरुबिन की जांच करेंगे। ये केमिकल टेस्ट हो गए। अब इंडिकेशंस उसके क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। जैसे ग्लूकोज टेस्ट हो गया पहला चीज़। ग्लूकोज टेस्ट क्यों करते हैं, क्या इंडिकेशंस हैं? डायबिटीज़ के केस में करते हैं सर जी। उसकी अगर सामान्य स्थिति की बात करें, अगर हम नॉर्मली देखें यूरिन को, कोई हेल्दी पर्सन में देखें तो ग्लूकोज उसके यूरिन में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जब उसको डायबिटिक होगी तभी उसके यूरिन में ग्लूकोज आएगा। ये सिंपल सी बात हो गई। पॉजिटिव होने पर कारण क्या क्या हो सकता है? यानी ग्लूकोज पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें क्या क्या कारण हो सकता है? डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, या किडनी डिजीज़ हो सकती है। कैसे याद रखा सर जी? डायबिटीज़ का सिग्नल, या सिग्नल क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें प्रोटीन टेस्ट। प्रोटीन टेस्ट जैसे एल्ब्यूमिनूरिया हो गया, यानी अगर ब्लड में यूरिन में प्रोटीन आ रहा है उस केस को हम क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिनूरिया, ये याद रख लेना।
एल्ब्यूमिनुरिया याद रख लेना। इसके अलावा प्रोटीन में अरे ब्लड में कीटोन बॉडीज आ रही हैं तो कीटोन्यूरिया बोलेंगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी। इंडिकेशंस क्या है, किडनी डिजीज होगी, उसमें प्रोटीन दिखाई देंगी ब्लड में, यूरिन में। सामान्य स्थिति क्या होगी, अनुपस्थित, यानी अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके ब्लड में प्रोटीन पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा, ये सिंपल सी बात होगी। पॉजिटिव हो रखा है अगर कोई प्रोटीन ब्लड उसके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो उसमें क्या क्या पॉजिटिव होने के क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, तो नेफ्रेटिक सिंड्रोम, हाई बीपी या यूटीआई हो सकते हैं। प्रोटीन इक्वल टू किडनी प्रॉब्लम, ये सिंपल सी ट्रिक याद रख ली। आगे हम देखते हैं बिलिरुबिन। इसके लिए बिलिरुबिनिया टेस्ट लगाते हैं। ये कब होता है बिलिरुबिन, हमें पता है कि लीवर में पाया जाता है, लीवर में बनता है। तो लीवर डिजीज जब होगा तो यूरिन में भी बिलिरुबिन दिखाई देगा। सामान्य स्टेज में दिखाई देगा क्या, हेल्दी पर्सन में नहीं दिखाई देगा। कब कब दिक्कत हो सकता है, हेपेटाइटिस में, लीवर सिरोसिस में। बिलिरुबिन इक्वल टू लीवर इशू और प्रोटीन इक्वल टू किडनी प्रॉब्लम। हाँ, बीच में एक और चीज़ है कीटोन बॉडीज़, यानी कीटोन टेस्ट लगाते हैं। इस नॉर्मल स्टेज को क्या बोलते हैं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। नॉर्मली कीटोन पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता। कब पाया जाएगा, डायबिटीज़ हो गया, भूख ज़्यादा लगना, एक्सरसाइज में हम कीटोन बॉडीज़ देख सकते हैं आपके यूरिन में। कीटोन इक्वल टू भूख पर डायबिटीज़। यूरोबिलिनोजेंस यानी लीवर फंक्शन में अगर नॉर्मली स्टेज में देखें तो ब्लड में पाया जाता है, नॉर्मली यूरिन में हाँ पाया जाता है 0.1 से 1 mg/dl। ठीक है, इसके अलावा हाई लीवर डिजीज हो गया या हीमोलिटिक एनीमिया हो गया, उस केस में ये बढ़ा हुआ दिखाई देगा। यूरिया इक्वल टू लीवर एंड ब्लड, ये सिंपल सी बात हो गई। अब बात करें हम ब्लड यानी हीमेचूरिया टेस्ट। अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उस टेस्ट को क्या बोलेंगे, हीमेचूरिया बोलेंगे। कब होता है, किडनी या ब्लैडर डिजीज़ हो गया या अदर डिजीज़ हो गया तो यूरिन में ब्लड आने की संभावना है। नॉर्मल स्टेज में अनुपस्थित, नहीं पाया जाएगा। किडनी स्टोन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, इस स्टेज में ब्लड में यूरिन में ब्लड आने की संभावना बनी रहेगी। इसको बोलते हैं ब्लड इक्वल टू किडनी डैमेज। ठीक है, नाइट्राइट टेस्ट की हम बात करें तो बैक्टीरिया प्रेजेंस में नाइट्राइट टेस्ट किया जाएगा। नॉर्मली प्रेजेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई में दिखेगा नाइट्राइट इक्वल टू बैक्टीरिया। अब यानी यूरिन में बैक्टीरिया आ जाए तो यहाँ पर नाइट्राइट टेस्ट किया जाएगा। पीएच की बात करें तो पीएच टेस्ट यानी एसिड बेस बैलेंस की बात करें तो किडनी फंक्शन से रिलेटेड होता है। 4.5 से 8 नॉर्मली रेंज होती है यूरिन की। ठीक है, पीएच की। एसिडोसिस या एल्किलोसिस, इस केस में ये पीएच टेस्ट गड़बड़ हो सकता है। पीएच इक्वल टू एसिड और बेस का बैलेंस। अब बात करें केमिकल टेस्ट को, अगर हम डिटेल में देखें तो कौन कौन से केमिकल टेस्ट हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ग्लूकोज टेस्ट। ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, आपके प्रैक्टिकल में भी कराया जाता है बेनेडिक्ट टेस्ट। क्यों किया जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटस का पता लगाने के लिए। हमें पता करना हो डायबिटीज़ मेलाइटस तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट लगाएंगे। कैसे किया जाता है, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेंगे और 8 ड्रॉप यूरिन लेंगे। याद रखना भाई, 5 ml बेनेडिक्ट रिएजेंट लेंगे और साथ में साथ 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन लेंगे, यानी 5 और 8। 5 ml क्या लिया हमने, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ले लिया, बेनेडिक्ट रिएजेंट ले लिया और 8 ड्रॉप हमने ले लिया यूरिन का। क्या करेंगे उसके बाद, गर्म करेंगे, हीट करेंगे सॉल्यूशन को। उसके बाद हम देखते हैं उसमें क्या कलर चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर ब्लू, देखो पहली बात तो आपने एक चीज़ याद रखा होगा, इसके कलर नहीं याद होते हैं लोगों को, आपको 1 सेकंड में याद होगा। आपने इंद्रधनुष याद करने की एक ट्रिक देखी होगी, VIBGYOR, इसको बोला जाता है विबग्योर। ये सिंपल सी बात होगी, इसके आप इंद्रधनुष की ट्रिक होती है इंद्रधनुष के 7 कलर याद रखने की। इसमें से हम क्या करें, VI को अगर हम हटा दें तो क्या बचा, बग्योर, यानी BGYOR। ठीक है, बी फॉर क्या हो गया, ब्लू। अब लाइन से है, हर चीज़ देखते जाना। जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज और आर फॉर रेड। अब कोई दिक्कत नहीं आता, विबग्योर में से VI हमने हटा दिया, क्या बचा, ब्लू बचा, ग्रीन बचा, येलो बचा, ऑरेंज बचा और रेड बचा। ये सिंपल सी बात याद हो गई। तो सबसे कम क्या पाया जाएगा, यही आपका हो जाएगा क्या बोलते हैं, क्रम का भी ऑर्डर हो जाएगा, यानी BGYOR, यानी ब्लू सबसे कम, जी उससे ज़्यादा, वाई उससे ज़्यादा और ऑरेंज, यानी अगर सबसे ज़्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट है तो रेड सबसे ज़्यादा दिखेगा। ये सिंपल सी बात हो गई। यानी ब्लू अगर ग्लूकोज 0 है तो नॉर्मल। ग्रीन की बात करें तो 0.5% ट्रेस अमाउंट में है तो ग्रीन हल्का दिखेगा, बॉर्डर लाइन पे है आपका ग्लूकोज।
येलो की बात करें तो 1% यानी माइल्ड ग्लूकोसूरिया में दिखेगा। ऑरेंज की बात करें तो 0.15%, ये कब मॉडरेट ग्लाइकोसूरिया में दिखेगा। ब्रिक रेड की अगर हम बात करें एकदम लाल ईंट जैसे, तो ये 2% पॉजिटिव से हाई ग्लाइकोसूरिया में यानी डायबिटीज़ हो रखी होती है तब दिखेगा। कैसे याद रखोगे सर? बेनेडिक्स यानी ब्लू टू ब्रिक रेड मोर शुगर। ठीक है, ट्रिक क्या याद रखा हमने? विबग्योर, इसमें से हमने क्या हटा दिया? VI हटा दिया, तो ये सिंपल से एकदम लाइन से ट्रिक बन गई आपकी। ये सिंपल सी बात हो गई। आगे हम बात करें प्रोटीन टेस्ट की या एल्ब्यूमिन टेस्ट की। ये क्या होता है? हीट कोएगुलेशन टेस्ट होता है। सिंपल सी बात, क्यों कर रहे हैं हम? किडनी डिजीज़ यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्राइटिस, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रोटीन टेस्ट करते हैं या एल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? यूरिन को गर्म करते हैं, ऊपर से सल्फोसैलिसिलिक एसिड, याद रखना सैलिसिल सल्फोनिक एसिड या सल्फोसैलिसिलिक एसिड या नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या देखते हैं? इंडिकेशंस क्या होती हैं उसकी? कोई बदलाव नहीं होता तो नॉर्मल है भैया, प्रोटीन नहीं है ब्लड में, उसमें यूरिन में। अगर सफ़ेद धुंधला यानी वाइट क्लाउडीनेस दिखाई दे तो माइल्ड प्रोटीनूरिया है। प्रेसिपिटेट दिखाई दे यानी आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है वाइट प्रेसिपिटेट, तो क्या है? हाई प्रोटीनूरिया यानी किडनी डिजीज हो रखी होती है। कैसे याद रखोगे सर? हीट प्लस एट इज इक्वल टू वाइट प्रेसिपिटेट, इससे किडनी इशू हो सकते हैं। अब आगे हम बात करें कीटोन बॉडीज़ का हमें टेस्ट करना हो तो इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं? रूथरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। याद रखना भैया, रूथरा टेस्ट किसके लिए? कीटोन बॉडीज़ के लिए पता करते हैं। किस में पता करते हैं? यूरिन में पता लगाते हैं। क्यों पता किया जाता है? कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस का पता लगाने के लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे कि नॉर्मली ब्लड यूरिन में कीटोन प्रेजेंट होता है क्या? नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, कीटो एसिडोसिस में प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे? सोडियम नाइट्रोक्साइड लेंगे, उसमें क्या करेंगे? अमोनिया का सॉल्यूशन मिला लेंगे और यूरिन मिला लेंगे। अब बाकी हम कलर देख के निष्कर्ष निकालेंगे। यानी पिंक कलर है तो ट्रेस अमाउंट में कीटोन बॉडीज़ हैं, पर्पल कलर आ रहा है तो मॉडरेट अमाउंट में कीटोन बॉडीज़ हैं, और गहरा बैगनी कलर आने डीप पर्पल आ रहा है तो हाई यानी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो रखा होता है। ट्रिक की बात करें तो रूथरा टेस्ट कब लेंगे? पिंक टू डीप पर्पल कीटोन प्रेजेंस के लिए देखेंगे। ये सिंपल सी बात हो गई। आगे बात करें हम बिलीरुबिन टेस्ट यानी बिलीरुबिनिया, यानी इसको बोलते हैं गैमलिन टेस्ट। ये क्यों किया जाता है? लीवर डिजीज़, हेपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस का हो गया, इनका पता लगाने के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है? नाइट्रिक एसिड से और यूरिन सैंपल से। इसमें हम देखते हैं रंग बदला कि नहीं। नाइट्रिक एसिड यूरिन सैंपल को मिला देंगे, फिर चेक करेंगे रंग बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। ठीक है, कोई रंग नहीं, नो चेंज, तो नॉर्मल है। हरा या ग्रीन कलर या नीला कलर दिखाई दे रहा है तो बिलीरुबिनिया हो रखा होता है या लीवर इशू जिसको बोल सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट, बिलीरुबिन इज इक्वल टू ग्रीन या ब्लू इन गैमलिन टेस्ट। ये सिंपल सी बात हो गई। अब हमने जितना पढ़ा उसको हम समेट दे तो शॉर्ट में याद कर लें तो बिल्कुल अच्छी बात है। केमिकल टेस्ट कब करते हैं? इंडिकेशंस के लिए, पॉजिटिव निष्कर्ष उसकी फाइंडिंग के लिए। ग्लूकोज टेस्ट में हमने क्यों देखा था? डायबिटीज़ के लिए देखा था। क्या हो रहा था? ब्लू से ब्रिक रेड हो रहा था। ब्लू मतलब बहुत कम अमाउंट में, नॉर्मल नहीं पाए जाएंगे। ब्रिक रेड यानी बहुत पेशेंट को डायबिटीज़ हो रखी है। प्रोटीन टेस्ट की बात करें तो किडनी डिजीज़ के लिए देख रहे थे और वाइट प्रेसिपिटेट यानी धुंधला बादल का इंतजार कर रहे थे। कीटोन टेस्ट क्यों कर रहे थे? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के लिए कर रहे थे, पिंक से पर्पल हो रखा था कलर। बिलिरुबिन टेस्ट क्यों कर रहे थे? लीवर डिजीज़ के लिए कर रहे थे, ग्रीन या ब्लू दिखाई देता है। ब्लड टेस्ट की बात करें तो किडनी स्टोन या ट्रॉमा में हिमेचूरिया, यानी ये तो सिंपल सी बात है कि अगर यूरिन से ब्लड आ रहा है तो हिमेचूरिया स्टेज करार कर दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं सर जी? बेनेडिक्ट टेस्ट में ग्लूकोज की मौजूदगी को कैसे पहचाना जाता है? नीला से ब्रिक रेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कीटोन बॉडीज जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इंपॉर्टेंट है भैया, रूथरा टेस्ट कीटोन बॉडीज को जांचने के लिए किया जाता है। प्रोटीन यूरिन में जांचने का सबसे आसान तरीका क्या है? हीट कोएगुलेशन टेस्ट है। यूरिन में रक्त की मौजूदगी की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बेंजाइडिन टेस्ट किया जाता है। याद रखना कि यूरिन में रक्त की मौजूदगी, अगर ब्लड हीमेचूरिया हो रखा है, ठीक है, ब्लड स्टेज हो गया या हीमेचूरिया स्टेज हो गया, उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बेंजीडीन टेस्ट किया जाता है, याद रख लेना। ये सिंपल सी बात होगी। आगे हम बात करें कंपोनेंट्स की। ठीक है, पहली कंपोनेंट आती है प्लाज्मा या सीरम। ब्लड में क्या अपने बॉडी के फ्लूइड्स की हम अगर बात करें तो देखो, बायोकेमिस्ट्री में ब्लड के बाद सबसे अच्छा क्वेश्चन कहाँ बनता है? जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं। कौन कौन से फ्लूइड्स हो सकते हैं? प्लाज्मा या सीरम हो सकता है, साइनोवियल फ्लूइड हो सकता है, CSF फ्लूइड हो सकता है,
उसके बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें प्लाज्मा या सीरम की। इसका मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं? ग्लूकोज होता है, यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, इलेक्ट्रोलाइट या कोलेस्ट्रॉल। ये सिंपल सी बात हो गई। सर जी याद कैसे रखेंगे? ग्लूकोज 70 से 110 mg पर डी एल। क्लिनिकल यूज डायबिटीज़ के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यूरिया की बात करें 15 से 45 mg पर डी एल, रीनल फंक्शन के लिए याद करते हैं। क्रिएटिनिन की बात करें 0.6 से 0.2 mg पर डी एल, किडनी फंक्शंस के लिए याद करते हैं। यूरिक एसिड की बात करें तो 3.5 से 7.5 mg पर डी एल, गाउट डिजीज़ के लिए डिस्कवर करते हैं। टोटल प्रोटीन की बात करें तो 6 to 8 ग्राम पर डी एल लीवर न्यूट्रिशन के लिए देखते हैं। एल्बुमिन की हम बात करें तो 3.5 से 5 ग्राम पर डी एल लीवर फंक्शंस के लिए देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या आते हैं? सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड, पोटेशियम। ठीक है। नॉर्मल रेंज क्या होती है? 135 से, जैसे सोडियम की एक दिन लेके चल रहे हैं। रेंज की बात करें तो रेंज का हमने एक अलग से वीडियो बना दिया, सबसे पहला वीडियो वही था, ज़रूर जाके देखना। ट्रिक के साथ बताया हुआ है, लैब में जितने भी टेस्ट होते हैं उसकी नॉर्मल रेंज क्या क्या होती है। तो एक एग्जांपल ले ले, सोडियम की नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 135 से 145 मिलीमोल पर लीटर। फ्लूइड बैलेंस के काम आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। कोलेस्ट्रॉल कितनी होनी चाहिए? सर जी 200 से कम होनी चाहिए mg पर डी एल। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या आता है? याद कैसे रखोगे ट्रिक? ग्लूकोज की यूसी टैब में नून तेल भी है। जी फॉर ग्लूकोज, यूरिया, क्रिएटिनिन, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन और प्लाज्मा। ये सिंपल सी बात होगी। दूसरे नंबर पे हम बात करें सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ की, बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, अक्सर आता रहता है। नॉर्मल कंपोजिशंस की बात करें हम। अच्छा, सीएसएफ पाया कहाँ जाता है? ठीक है, आपकी जो ब्रेन के कैविटी होती है वहाँ सीएसएफ फ्लूइड भरा जाता है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में भी सीएसएफ पाया जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। प्रोटेक्शन करता है ब्रेन का झटकों से, स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रोटेक्शन करता है सीएसएफ। अब इसके नॉर्मल कंपोजिशन की बात करें सीएसएफ की, तो नॉर्मली कितना होता है? 90 से 150 ml इसकी रेंज होती है। बॉडी में इतना सीएसएफ पाया जाता है। प्रेशर कितना होता है? 100 से 180 mm H2O। ग्लूकोज कितना पाया जाता है सीएसएफ में? 40 से 70 mg पर डी एल। प्रोटीन कितना पाया जाता है? 15 से 45 mg पर डी एल। क्लोराइड कितना पाया जाता है? 118 से 132 m इक्विवेलेंट पर लीटर। सेल्स की बात करें तो 0 से 5, वो भी लिम्फोसाइट्स की पाई जा सकती हैं। ठीक है, ये सिंपल सी बात हो गई। डायग्नोस्टिक पैटर्न की बात करें, यानी क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कंडीशन आ गई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी आपके सीएसएफ पर बैक्टीरिया का अटैक हो गया तो इस स्टेज को बोलेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। इसमें क्या होता है? जो ग्लूकोज का रेंज है 70 से 40, ये बहुत कम हो जाता है। प्रोटीन का रेंज बढ़ जाता है। और सेल्स कौन सी बढ़ेंगी? पीएमएन, यानी पॉलीमार्फ मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगी, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाएंगी। ये सिंपल सी बात हो गई। वायरल मेनिंजाइटिस, अभी बैक्टीरियल था, वायरल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर जी, बैक्टीरिया से भी हो सकता है इन्फेक्शन, वायरस से भी हो सकता है। इसमें क्या होगा? ग्लूकोज क्या होंगी? नॉर्मली कम हो जाएंगी और प्रोटीन जो होगा स्लाइटली बढ़ जाएगा। ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी बढ़ जाएंगी। इसके बाद टीबी मेनिंजाइटिस एक और होता है, टीबी मेनिंजाइटिस, इसमें भी ग्लूकोज कम हो जाएगा और प्रोटीन बढ़ जाएगा। ये सिंपल सी बात हो गई। कैसे याद रखोगे? बैक्टीरिया खाते हैं ग्लूकोज, सीएसएफ ग्लूकोज गिरा, प्रोटीन चढ़ा। जब भी ग्लूकोज गिरेगा, ग्लूकोज गिरेगा, ग्लूकोज गिरेगा, प्रोटीन चढ़ेगा, यानी ग्लूकोज कम तो प्रोटीन ज़्यादा। ये सिंपल सी बात हो गई। यानी हम इन्वर्स प्रोपोर्शनल कर सकते हैं प्रोटीन को, किससे? ग्लूकोज से। ये ट्रिक हम कब लगा सकते हैं? जब भी हम बात कर रहे हैं सीएसएफ की। ये सिंपल सी बात याद कर लोगे आप, बिल्कुल। आगे हम देखें तो अगला बॉडी फ्लूइड आता है साइनोवियल फ्लूइड। कहाँ पाया जाता है सर जी? जोड़ों का द्रव नाम ही है तो जोड़ों में पाया जाएगा। नॉर्मल क्या होता है? अपीयरेंस क्लियर होता है, विस्कस होता है। विस्कोसिटी हाई होती है ड्यू टू हाई एलोरोनिक एसिड। ग्लूकोज क्या होता है? सेम एट ब्लड, जितना ब्लड में ग्लूकोज पाया जाएगा उतना ही साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाएगा। WBC लेस देन 200 mm³ से कम पाए जाएंगे। डायग्नोस्टिक यूज़ की बात करें तो कब कब दिक्कत आ सकती है साइनोवियल फ्लूइड में? जैसे गाउट डिजीज़ हो गया, अपने जोड़ों से संबंधित है। सेप्टिक आर्थराइटिस हो गया या ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया। गाउट डिजीज़ में क्या होगा? अपीयरेंस कैसी होगी साइनोवियल फ्लूइड की? मिल्की होगी। ग्लूकोज कम, WBC ज़्यादा, यानी न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा। सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या होगा? टर्बिड हो जाएगा अपीयरेंस, ग्लूकोज और कम हो जाएगा और न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हो जाएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हो जाएगा? अपीयरेंस क्लियर हो जाएगा, ग्लूकोज नॉर्मल हो जाएगा और माइल्ड WBC। ये सिंपल सी बात हो गई साइनोवियल फ्लूइड की। कैसे याद रखा सर जी? साइनोवियल फ्लूइड में ग्लूकोज कम, इन्फेक्शन का गम, ये याद हो गए। यानी ग्लूकोज कम तो इन्फेक्शन का गम ज़्यादा हो जाएगा साइनोवियल फ्लूइड में। ये बात हो गई आपके बॉडी फ्लूइड्स की। अगला आता है प्यूरल फ्लूइड।
पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड कहाँ पाया जाएगा, पेट में पाया जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड का अपने हार्ट के आउटर कवरिंग में जो भी होते हैं वहाँ पाया जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। और प्लूरल फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, अपने लंग्स के आसपास प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। ये सिंपल सी बात होगी। अब आगे हम देखते हैं इसकी क्राइटेरिया। जैसे प्रोटीन की क्राइटेरिया हो गई, उसकी ट्रांसड्यूट है या एक्जीड्यूट है, ये देख लेते हैं। जैसे प्रोटीन हो गई लेस देन ट्रांसड्यूट में कितना होगा, लेस देन 3 ग्राम पर डीएल, और एक्जीडेट में कितना होगा, मोर देन 3 ग्राम पर डीएल। ये सिंपल सी बात हो गई। एलडीएच की बात करें तो ट्रांसड्यूट में क्या होगा, लेस देन 200 इंटरनेशनल यूनिट। एक्जीडेट में क्या होगा, मोर देन 200 इंटरनेशनल यूनिट। अपीयरेंस की बात करें तो ट्रांसुडेट में क्या होगा, क्लियर अपीयरेंस होगा। एक्जीड्यूट में क्लाउडी होगा। कॉज की बात करें CSF सिरोसिस, टीबी या कैंसर इन्फेक्शन में ये दिक्कत आएंगी। ठीक है। ट्रिक की बात करें जो ट्रांसुडेट में थिन, एक्सक्यूडेट में एक्स्ट्रा। प्रोटीन कम तो ट्रांस ज़्यादा। ठीक है, प्रोटीन कम तो ट्रांस और ज़्यादा तो एक्स। ठीक है, यानी प्रोटीन कम हो जाएगा तो ट्रांसड्यूट हो जाएगा, और प्रोटीन ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सड्यूट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात याद कर लोगे। यूरिन की बायोकेमिस्ट्री देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर जी, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। वॉल्यूम कितना होता है यूरिन का, 1 से 2 लीटर प्रतिदिन। पीएच कितना होता है, 4, 4.5 से 8 की इसकी रेंज होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो इस पर 10 स्टार लगा लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 से 1.030, ये यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। नॉर्मल कंडीशन में ग्लूकोज प्रोटीन पाए जाएंगे क्या, नहीं पाए जाएंगे। यूरिया पाया जाएगा, सिंपल सी बात है कि यूरिन में तो यूरिया पाया ही जाएगा। 12 से 20 ग्राम प्रतिदिन होता है यूरिया का निष्कासन। क्रिएटिनिन 1 से 2 ग्राम प्रतिदिन। कैसे याद रखोगे सर जी, यूरो जीपीपी। ठीक है, ग्लूकोज, पीएच, प्रोटीन, प्यूरिटी, ये सिंपल सी बात होगी। अगला फ्लूइड क्या आता है, एमनियोटिक फ्लूइड। इसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, 98% वाटर। एमनियोटिक फ्लूइड में 98% वाटर होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो प्रोटीन, एंजाइम, फीटल सेल्स पाई जाएंगी। केमिकल टेस्ट की बात करें तो एलएस रेशियो कितना होगा, मोर देन 2, यानी फीटल लंग मैच्योरिटी में दिखाई देगा। बिलिरुबिन, इसकी बात करें कब इंक्रीज होगा, हेमोलिटिक डिजीज में इंक्रीज हो जाएगा। AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन कब इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और एसिटाइल कोलिन इंक्रीज कब इंक्रीज होगा, इन ओपन न्यूरल डिफेक्ट्स में। ये बायोकेमिकल टेस्ट हो गए किसकी, एमनियोटिक फ्लूइड की। सिंपल सी बात हो गई। याद कैसे रखोगे, एलएस रेशियो बोले बच्चा सांस ले सके, AFB बड़ा यानी स्पाइनल कार्ड खुला। अब सर जी इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या हो सकता है, CSF में ग्लूकोज डाउन। अब ग्लूकोज डाउन तो प्रोटीन इंक्रीज, क्योंकि इन्वर्सिबल रिएक्शन था, यानी एक ज़्यादा हो रहा था तो दूसरा कम होगा। ठीक है, यूरिक एसिड इन साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज तो गाउट डिजीज हो जाएगा। एलएस रेशियो मोर देन 2 तो क्या होगा, फीटल लंग मैच्योरिटी दिखाई देगी। ट्रांसड्यूट की बात करें तो लो प्रोटीन, एक्सड्यूट की बात करें तो हाई प्रोटीन दिखाई देगा। यूरिन क्या होगा, अगर पीएच 5 से ज़्यादा कम हो जाएगा तो एसिडोसिस, और मोर देन 7 तो एल्किलोसिस। अब सिंपल सी बात है, पीएच क्या होती है, 7 क्या होती है, न्यूट्रल होती है। अगर इसमें 5 से कम हो जाए तो सिंपल सी बात है हाईली एसिडिक, तो यूरिन एसिडोसिस कहलाएगा। अगर 7 से ज़्यादा हो जाए तो बेसिक हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे एल्किलोसिस। अगला टॉपिक हम बात करें तो कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या है, कैलोरीमिति क्या है। एक ऐसी विधि है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा यानी हीट को नापा जाता है। इसका उपयोग फूड एनालिसिस, मेटाबॉलिक रेट या ऊर्जा मापन में इस्तेमाल किया जाता है कैलोरीमेट्री का। ये सिंपल सी बात हो गई। आगे बात करें टाइप्स ऑफ कैलोरीमेट्री, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उपकरण क्या क्या उसमें इस्तेमाल करते हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, यानी फूड की टोटल एनर्जी मापने के लिए। कैसे याद रखोगे, बम फॉर फूड, एनर्जी ब्लास्ट। बम क्या करता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो एनर्जी ब्लास्ट करने के लिए हमें बॉम्ब कैलोरीमीटर की जरूरत पड़ेगी, बम फॉर फूड। ये सिंपल सी बात हो गई। DSC की बात करें तो डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, यानी प्रोटीन में डी एंटूनेशन आदि में। ठीक है, प्रोटीन डीनेचुरेशन वगैरह हो गया तो वहाँ DSC चेक करेंगे। DSC यानी प्रोटीन के सीक्रेट खुलते हैं कब, DSC यानी डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर में। इसका कोलोरीमीटर का अगर हम बात करें तो ये अब नाम से पता चला है कलर, नाम से पता चला है कलर। कब, लाइट एब्जॉर्बेंस से संबंधित कंसंट्रेशन पता करने में इस्तेमाल किया जाता है। कोलोरीमीटर यानी कलर से कंसंट्रेशन, ये याद रख लोगे। अब इसमें हम बात करें अगर हम पहली चीज़ की बॉम्ब कैलोरीमीटर की। बॉम्ब कैलोरीमीटर यानी एनर्जी ब्लास्ट, यानी हमें खाना का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग स्टील बॉम्ब यानी रिएक्शन चैम्बर होता है। इसके अलावा वाटर बकेट हो गया, थर्मोमीटर हो गया, स्टेरर हो गया, ऑक्सीजन इनटेट हो गया, इनलेट इंजाइजेशन सिस्टम हो गया। ये सिंपल सी बात हो गई कैलोरीमीटर के, बॉम्ब कैलोरीमीटर के कंपोनेंट्स की। प्रोसेस कैसे हो सकते हैं? सैंपल को जलाया जाता है, हीट किया जाता है, वाटर में ट्रांसफ़र होता है, राइज इन टेम्परेचर, हीट कैलकुलेट की जाती है। इसके अलावा हम फार्मूला की बात करें, कौन कौन से फार्मूला आ सकते हैं कैलोरीमीटर में, तो फार्मूला बनता है Q=mc डेल्टा टी। अब डेल्टा टी की अगर हम बात करें तो ये क्या हो, टेम्परेचर डिफरेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस। क्यू क्या है, हीट हो सकता है जो कि कैलोरीज में होता है। m=मास ऑफ वाटर यानी ग्राम में। सी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊर्जा, विशिष्ट ऊष्मा जिसको बोलते हैं, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और डेल्टा टी मान लो राइज करना है तो पहले हम बड़े वाले में से छोटा को घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर राइज किया हुआ है। टोटल हीट की बात करें तो वाटर और प्लस कैलोरीमीटर दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हीट निकल आएगी। अब कुछ वैल्यूज़ की याद करें। अब ये तो हो गई फिजिक्स की बात। अपने में क्या क्वेश्चन आता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। प्रोटीन के लिए 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। फैट के लिए 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। एल्कोहल के लिए 7 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ट्रिक कैसे याद रखोगे, फैट 9, बाकी सब 4, शरारती 7 पे डोल। ये सिंपल सी बात हो गई। अप्लीकेशंस क्या क्या आती हैं कैलोरीमेट्री की, फूड कैलोरीफिक वैल्यू चेक करने में, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट पता करने में, मेटाबॉलिक स्टडीज़ में, या फ्यूल इफ़िशियंसी चेक करने में काम आती है कैलोरीमेट्री की एप्लीकेशंस। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर का उपयोग होता है खाद्य पदार्थ की ऊर्जा मापने के लिए। 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी होती है, तो 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम फैट में। कैलोरीमेट्री का फार्मूला क्या है भैया, Q=mc डेल्टा टी होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, वाटर की विशिष्ट होता है, कांस्टेंट होती है, यानी स्पेसिफिक हीट की बात करें यानी सी, वाटर की विशिष्ट ऊर्जा कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये सिंपल सी बात हो गई। आगे हम बात करें अल्कोहल में कितनी कैलोरी होती है, हमने अभी देखा 7 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। ये होगी अपनी कैलोरीमेट्री टॉपिक। आगे हम बात करें ये एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसिड। ये सिंपल से पहले तो यह फुल फॉर्म याद रख लो, एलिजा का फुल फॉर्म क्या था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसिड। एलिजा प्रिंसिपल क्या है एलिजा का, एलिजा में एंटीजन और एंटीबॉडी की विशिष्टता का उपयोग कर किसी बायोलॉजिकल नमूने में एंटीजन एंटीबॉडी की मात्रा मापी जाती है। एंजाइम सबस्टेंस रिएक्शन से रंग बदलता है जो कि टेस्ट को पॉजिटिव या निगेटिव रिजल्ट बताता है। ये प्रिंसिपल हो गया किसका, एलिजा का। एलिजा के स्टेप्स की बात करें तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एलिजा में, माइक्रोप्लेट में एंटीजन एंटीबॉडी कोट किया जाता है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सैंपल डालते हैं, अगर टेस्ट पदार्थ मौजूद है तो बाइंड करेगा, उसके बाद वॉशिंग करेंगे, अनबाउंड सबस्टेंस को हटाएगा, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऐड करेंगे, फिर सबस्ट्रेट डालेंगे जो कि कलर बदलेगा। इसके अलावा लास्ट स्टेप आएगा, कलर इंटेंसिटी से कंसंट्रेशन का अनुमान हम करेंगे। अब बात करें एलिजा में कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं, तो HRP ALP, HRP यानी हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज, ALP यानी एल्केलाइन फॉस्फेटेज। ये सिंपल सी बात हो गई, दो एंजाइम इस्तेमाल किए गए एलिजा में। इसके बाद एलिजा के प्रकार की बात करें तो कौन से टाइप्स होते हैं एलिजा के, तो मेनली 4 टाइप होते हैं एलिजा के। कौन कौन से, पहला आ गया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एलिजा, सैंडविच एलिजा और कॉम्पिटिटिव एलिजा। डायरेक्ट एलिजा का उपयोग कहाँ होता है, एंटीजन डिटेक्शन में डायरेक्ट एलिजा इस्तेमाल करते हैं। कैसे याद रखोगे सर, सिर्फ एक एंटीबॉडी प्लस एंजाइम, कब, डायरेक्ट एलिजा में। इनडायरेक्ट एलिजा एंटीबॉडी डिटेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, 2 एंटीबॉडी प्राइमरी प्लस सेकेंडरी तो इनडायरेक्ट एलिजा इस्तेमाल करेंगे। सैंडविच एलिजा स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्शन यानी 2 एंटीबॉडी ट्रैप एंटीजन के लिए हम सैंडविच एलिजा इस्तेमाल करेंगे। कॉम्पिटेटिव एलिजा एंटीजन एंटीबॉडी दोनों इस्तेमाल करेंगे, कंपटीशन फॉर बाइंडिंग साइट। ये सिंपल सी बात होगी एलिजा के टाइप्स की। सबस्ट्रेट के एग्जांपल्स देखें तो TMB है, OPD है। TMB टेट्रा मिथाइल बेंजीडीन, OPD यानी ऑर्थोफिनाइल फेनिलीन डाइएमाइन। ये सिंपल सी बात होगी। एलिजा के उपयोग क्या होते हैं, एडवांस यूज़ की बात करें तो HIV, हेपेटाइटिस B और C में इस्तेमाल किया जाता है। हार्मोन ऐसे करना हो, TSH करना हो, SCG के लिए एलिजा इस्तेमाल करते हैं। कोविड-19 की जो एंटीबॉडी टेस्टिंग थी वो कैसे हो रही थी, एलिजा द्वारा हो रही थी। एलर्जी पैनल्स में भी इस्तेमाल करते हैं, फूड सेफ्टी यानी माइक्रोटॉक्सिन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इम्यून ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज ANA हो गया, RF हो गया, वहाँ भी एलिजा इस्तेमाल करते हैं।
अब सर जी एलिजा के प्रकार कैसे याद रखोगे? डिस्को में एलिजा होता है DISCO, डिस्को में एलिजा होता है यानी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सैंडविच और कोफर कॉम्पिटिटिव एलिजा। ये सिंपल सी बात होगी एलिजा के प्रकार। एलिजा के बाद आता है हमारा लास्ट टॉपिक PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर का प्रिंसिपल क्या है? पीसीआर एक प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के एक छोटे हिस्से को कई गुना कॉपी किया जाता है। डीएनए को क्या करेंगे हम? कई गुना कॉपी करेंगे। इसमें थर्मल साइकिलिंग होता है यानी अलग अलग तापमान पर डीएनए के चरण बदलते हैं। सबसे अच्छा क्वेश्चन पीसीआर में यहीं से बनता है कि इसके चरण बताओ, स्टेप्स बताओ। 3 स्टेप होते हैं, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। ठीक है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। सर जी याद कैसे रखोगे? DAE यानी दही खाओ पीसीआर याद रखो, दही खाओ पीसीआर याद रखो। दही मतलब हो गया DAE, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। याद हो गया पीसीआर के स्टेप्स। तापमान की बात करें तो डीनेचुरेशन सबसे पहला स्टेप, सबसे ज़्यादा तापमान 94 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड। एनिलीन की बात करें तो 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सटेंशन की बात करें तो 72 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम कुछ डिटेलिंग देखें तो डीनेचुरेशन में क्या हो रहा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खुलकर सिंगल हो जाता है। एनिलिंग में क्या होता है? एनिलिंग मतलब जुड़ना, डीनेचुरेशन मतलब अलग अलग होना। तो क्या डीनेचुरेशन यानी पिघल रहा है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए खुलकर सिंगल हो रहा है। एनिलिंग मतलब जुड़ रहा है, तो प्राइमर्स डीएनए से बाइंड करते हैं। एक्सटेंशन यानी लंबा हो रहा है, तो टैग पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड जोड़ता जाता है। ये हो गया के चरण एलिजा के। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? आवश्यक कंपोनेंट्स पीसीआर में टेम्पलेट डीएनए होता है, प्राइमर होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, डीएनटीपीज होते हैं, एटीजीसी, टैग डीएनए पॉलीमरेज हीट स्टेबलिंग के लिए, मैग्नीशियम आयंस होते हैं एंजाइम एक्टिविटी के लिए, बफर होते हैं पीएच बैलेंस के लिए। ये सिंपल सी बात होगी। इसके बाद पीसीआर के प्रकार की बात करें तो कई 4 प्रकार के होते हैं मेनली। RT-PCR होता है, QPCR होता है, रियल टाइम पीसीआर जिसको बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता है और नेस्टेड पीएसआर होता है पीसीआर। ठीक है, RT-PCR की बात करें तो आरएनए को डीएनए में बदलकर एम्पलीफाई करता है। QPCR की बात करें तो डीएनए को एम्पलीफाई प्लस क्वांटिफाई करता है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर की बात करें एक साल कई जीन एम्पलीफाई होते हैं। नेस्टेड पीसीआर क्या करेगा? सेंसिटिविटी बढ़ा देगा। पीसीआर के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं भाई? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं, वायरल लोड डिटेक्शन HIV कोविड में इस्तेमाल करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर डायग्नोसिस में करते हैं, फॉरेंसिक कॉजेज में करते हैं, रिसर्च में करते हैं, जीन क्लोनिंग में करते हैं। अब एलिसा और पीसीआर को अगर हम शॉर्ट में देखें दोनों में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? एलिसा में कलर चेंज क्यों होता है? एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन से यानी ESR से बढ़ता है। सैंडविच एलिसा में क्या डिटेक्ट होता है? एंटीजन डिटेक्ट होता है। पीसीआर में कौन सा एंजाइम यूज होता है? टैग पॉलीमरेज यूज होता है। पीसीआर का एक्सटेंशन किस तापमान कितना होता है? 72 डिग्री होता है। RT-PCR को आरएनए में कितने में बदला जाता है? cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में बदला जाता है। तो भैया ये था आपका पूरा बायोकेमिस्ट्री। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए, छोटे मोटे जो पॉइंट्स बच रहे हैं उनको हम इसके बाद वन लाइनर सीरीज स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे देख लेंगे। तो ये था आपका बायोकेमिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ जो भी जीरो पे होगा उसको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा कि सर जी कुछ तो हमको याद आया। तो इसके अलावा हम बात करें तो इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद हम वन लाइनर शुरू करेंगे सारे लैब की, क्योंकि थ्योरी लगभग सारे लैब की कंप्लीट हो चुकी है, तो वन लाइनर स्टार्ट कर देंगे। ओके वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।